नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सैलिएंट फीचर्स डिस्कस किए थे चौसरियन एज के, यानी चौसर के युग की क्या क्या विशेषताएं थीं। वो हमारा चौथा वीडियो था और आज ये पांचवा वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी वर्क्स ऑफ चौसर एंड हिज कंटेम्परेरीज। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि चौसर के इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं, साथ ही उसके कुछ कंटेम्परेरीज के बारे में, जो उसके समकालीन और लेखक रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो अक्सर जो आपके बीए थर्ड ईयर में सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द लिटरेरी वर्क्स ऑफ चौसर एंड हिज कंटेम्परेरीज। अगर इस तरीके से ना भी पूछा जाए तो अलग अलग पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपसे सिर्फ चौसर के वर्क्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर उसके जो कंटेम्परेरी हैं उन पर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, या बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे किसी भी राइटर का एक वर्क देकर पूछा जा सकता है कि इस वर्क को किसने लिखा। तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चौसर, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चौसर इज़ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, यानी पुनर्जागरण का भोर का तारा। ही सिम्बोलाइजेज, वो प्रतीक है, एज नो अदर राइटर डज, जैसा कि कोई और लेखक नहीं है, द मिडिल एजेस, मध्य युग का। यानी चौसर अपने आप में मध्य युग को भी सिम्बोलाइज करता है और साथ में वो मॉडर्न एज को भी सिम्बोलाइज करता है। मध्य युग उस वक्त समाप्त हो रहा था और मॉडर्न युग प्रारंभ हो रहा था। इन द वर्ड्स ऑफ कॉम्पटन रिकेट, कॉम्पटन रिकेट ने एक बहुत अच्छी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी है। काफ़ी वॉल्यूमिनस किताब है, लगभग 1000 पेज हैं उसमें, मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी। तो कॉम्पटन रिकेट कहता है, ही स्टैंड्स, यानी वो खड़ा हुआ है, कौन? चौसर। इन मच द सेम रिलेशन, ज़्यादा करके उसी संबंध में, टू द लाइफ ऑफ हिज टाइम, अपने समय के जीवन से, यानी अपने समय के जीवन से, अपने युग के जीवन से उसी तरह संबंधित है चौसर, एज पोप डज, जितना कि पोप संबंधित है, टू द अर्लियर फेजेस, प्रारंभिक युग से, ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के। तो देखिए 18वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोइट है वो अलेक्जेंडर पोप है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के में जो स्थान पोप का है वही अपने युग में चौसर का है 14th सेंचुरी में। एंड टेनिसन टू द विक्टोरियन एरिया, विक्टोरियन एरा, तो विक्टोरियन युग में जो स्थान टेनिसन का है, टेनिसन विक्टोरियन एज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट है, और अलेक्जेंडर पोप फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट पोइट है। इसी प्रकार जो चौसर है वो 14th सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट है। एंड हिज प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, और उसका स्थान अंग्रेजी साहित्य में, इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन देयर्स, उनके स्थान से। फॉर, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश राइटर, वो पहला महान अंग्रेजी लेखक है। द फर्स्ट मैन, वो पहला इंसान, टू यूज़, जिसने प्रयोग किया, मार्क्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी मार्क्ड यानी उल्लेखनीय शब्दों का इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौसर ने एक जो डायलेक्ट थी, वहाँ पर डायलेक्ट्स बोली जाती थी उस वक्त इंग्लैंड में, तो उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट डायलेक्ट थी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। उसको यूज़ किया, उसमें लिखा उसने, और वही डायलेक्ट आगे चलकर इंग्लिश बनी। तो चौसर एक तरीके से अंग्रेजी को ढालने वाला व्यक्ति है। द फर्स्ट टू मेक आर कंपोजिट लैंग्वेज अ थिंग कॉम्पैक्ट एंड वाइटल। तो द फर्स्ट, वो पहला है, टू मेक, बनाने वाला, आर कंपोजिट लैंग्वेज, यानी जो हमारी मिश्रित भाषा थी उसको, अ थिंग, एक ऐसी चीज़, कॉम्पैक्ट, जो कि संक्षिप्त, एंड वाइटल, और सजीव थी। यानी एक मिश्रण था भाषाओं का, वहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती थी इंग्लैंड में,
तो उन मिश्रित भाषाओं में से उसने एक भाषा चुनी, एक बोली चुनी और उसको भाषा बना दिया। उसने एक बोली उठाई, डायलेक्ट बोली होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, तो ये बोलियां कहलाती हैं। हिंदी भाषा तो हिंदी है, लेकिन अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा ये क्या है, ये बोलियां हैं, ये डायलेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही वहाँ इंग्लैंड में डायलेक्ट्स थी, तो उनमें से एक बोली उठाई उसने। उस बोली का नाम क्या था, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वो आपको याद रखना है। और उसको उसने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दिया, जिसको आज हम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। चौसर्स लिटरेरी कैरियर में बी डिवाइडेड। चौसर का जो साहित्यिक कैरियर है वो बांटा जा सकता है इनटू 3 पीरियड्स, 3 भागों में। द फ्रेंच, द इटालियन एंड द इंग्लिश। तो उसने फ्रेंच भाषा में लिखा है, उसने इटालियन भाषा में लिखा है, उसने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। तो पहला है फ्रेंच पीरियड। चौसर्स जीनियस वॉज नरिश्ड। चौसर की जो जीनियस यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रतिभा, चौसर की प्रतिभा वॉज नरिश्ड, उसको पालन पोषण मिला ऑन द फ्रेंच पोइट्री, फ्रांसीसी काव्य से, एंड रोमांस, और वहाँ का जो रोमांटिक लिटरेचर था उससे। विच फॉर्म्ड द फेवरेट रीडिंग, विच फॉर्म जो कि बनाता था द फेवरेट यानी कि प्रिय रीडिंग, पढ़ना, इन द कोर्ट दरबार में, एंड कल्टिवेटेड सोसाइटी, और कल्टिवेटेड यानी सभ्य समाज में। तो सभ्य समाज में या दरबारों में क्या पढ़ा जाता था, फ्रेंच पोइट्री पढ़ी जाती थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज यूथ, यानी उसकी युवावस्था के दौरान। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ही फॉलोड, उसने अनुकरण किया, द फैशन, इसी फैशन का। एंड हिज अर्ली वर्क, और उसका प्रारंभिक कार्य, वॉज डन, किया गया था, यानी उसने जो अपनी प्रारंभिक रचनाएं लिखी हैं वो ऑन फ्रेंच मॉडल्स, जो फ्रांस के नमूने हैं उन्हीं पर आधारित करके उसने लिखा। ही ट्रांसलेटेड, उसने अनुवाद किया, द देन पॉपुलर, जो उस वक्त लोकप्रिय था, रोमन डी ला रोज। तो रोमन डी ला रोज यानी रोमांस ऑफ द रोज, उसको ट्रांसलेट किया उसने फ्रेंच भाषा से। एंड रोट, और लिखा, एन एलेगरी। एक एलेगरी क्या होती है, एक ऐसी, आप कहिए कविता कह सकते हैं, आप ऐसा नाटक कह सकते हैं, या ऐसी कहानी कह सकते हैं जिसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो जो सामने दिख रहा है, और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, छिपा हुआ मीनिंग होता है। तो चौसर ने एक एलेगरी लिखी ऑन द डेथ ऑफ ब्लांस, ब्लांस की मृत्यु पर, विच ही कॉल्ड, जिसको उसने कहा द बुक ऑफ द डचेस, द बुक ऑफ द डचेस नाम से लिखी है उसने। इसके बाद आता है द इटालियन पीरियड, और ये 1372 से 1384 तक है। बिटवीन 1372 एंड 1384, यानी 1372 से 1384 के बीच में, चौसर मेड 2 विजिट्स, चौसर ने 2 यात्राएं की, टू इटली एंड जेनेवा, इटली और जेनेवा की। इट वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट, ये सीधा सीधा परिणाम था, ऑफ हिज विजिट्स टू इटली, उसकी इटली की यात्राओं का, दैट के द फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस, जो फ्रांसीसी प्रभाव था, डिसअपियर्ड, गायब हो गया, एंड इटालियन इन्फ्लुएंसेस, और इटालियन प्रभाव ने, टुक देयर प्लेस, उनका स्थान ले लिया। व्हेन ही विजिटेड इटली, जब वो इटली घूमने गया, इट वॉज द इटली, ये उस वक्त इटली था, ऑफ अर्ली रेनेसा, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। द इटली ऑफ पेट्रार्च, इटली था ये उस वक्त, जो एक कवि हुआ है पेट्रार्च, जो अपनी सोनेट्स के लिए जाना जाता है। और मैंने जब सोनेट्स पे वीडियो बनाया था तो इसका जिक्र किया था, और पेट्रार्चन सोनेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इटालियन सोनेट या पेट्रार्चन सोनेट, उसका कैसा पैटर्न होता है, किस तरीके से लिखी जाती है। तो इसने एक कलेक्शन लिखा है, पेट्रार्च एंड लौरा, इसकी प्रेमिका थी लौरा, उसके लिए ये सोनेट्स लिखता था। तो द इटली ऑफ पेट्रार्च उस वक्त का जो युग था, पेट्रार्च का युग था। और बोकेशियो, बोकेशियो अपनी एक बुक है डेकामेरोन, उसके लिए जाना जाता है। इनको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और गियोटो,
ये लोग बहुत फेमस इटालियन लेखक हैं। एज फ्रेंच शिवेलरी हैड इंस्पायर्ड, जैसे कि फ्रांस की शिवेलरी होती है बहादुरी की गाथाएं, तो उसने इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी हिज अर्लियर वर्क, उसके प्रारंभिक रचनाओं के लिए। सो डिड द ग्लोरी, इसी प्रकार जो वैभव था, जो शान थी, ऑफ इटालियन लिटरेचर, इटली के साहित्य की। कलर हिज राइटिंग्स, उन्होंने रंग दिया है उसके लेखों को, ऑफ दिस पीरियड, इस काल के। ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड, इंग्लैंड लौटने पर, ही रोट, उसने लिखा, द हाउस ऑफ फेम, ये रचना लिखी उसने। एंड ट्रोइलस एंड क्रिसीड, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की कहानी है ये, ट्रोइलस एंड क्रिसीड उसने लिखा। इन इमिटेशन, अनुकरण करते हुए, ऑफ हिज इटालियन मास्टर्स, अपने इटली के गुरुजनों का। टू द क्लोज ऑफ दिस पीरियड, इस टू द क्लोज मीन्स अंत की ओर, ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के अंत की ओर। ही रोट, उसने लिखा, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये एक रचना है उसकी, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, विच इज़ अनफिनिश्ड, जो कि अपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे कई बार मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो अनफिनिश्ड जो कि अपूर्ण है। फिर आता है उसका थर्ड पीरियड, द इंग्लिश पीरियड, यानी अंग्रेज़ी भाषा का उसका काल। वो 1384 से लेकर 1390 तक चलता है, 1384 से 1390 तक। टू दिस लास्ट पीरियड, इस अंतिम अवधि को बिलोंग करते हैं द कैंटरबरी टेल्स, ये उसकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। ये अक्सर सिलेबस में भी होती है, और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में आएगी कैंटरबरी टेल्स, कोई ना कोई इसकी एक कहानी होगी आपके सिलेबस में, और कहानी अगर ना हुई तो कम से कम प्रोलॉग तो ज़रूर होगा। ये हमेशा सिलेबस में रहता है, जब आप इंग्लिश पोइट्री शुरू करते हैं पढ़ना तो चौसर के प्रोलॉग से ही शुरू करते हैं। विच आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जो कि एक कलेक्शन है यानी संग्रह है कहानियों का। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं ऑफ चौसर्स पोइट्री, चौसर के काव्य की। चौसर वॉज नॉट अ पोइट ऑफ द पीपल, चौसर आम जनता का कवि नहीं था। ही वॉज अ कोर्ट पोइट, वो एक दरबारी कवि था। ही रोट, उसने लिखा, फॉर कल्चर्ड रीडर्स, यानी सुसंस्कृत पाठकों के लिए। एंड रिफाइंड सोसाइटी, और सभ्य समाज के लिए। दो, हालांकि, ही रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, द लाइफ ऑफ हिज टाइम, अपने समय का जीवन। द डार्क साइड ऑफ लाइफ, लेकिन जो डार्क साइड है, जो कि आप कहिए काली सतह है ऑफ लाइफ, जीवन की, लाइक प्लेग्स, जैसे कि वहाँ पर प्लेग फैला था उसके टाइम में, ब्लैक डेथ फैली थी। फेमाइंस, बहुत बार भुखमरी फैली थी। एंड पॉपुलर डिसकंटेंट, और पॉपुलर लोकप्रिय डिसकंटेंट मीन्स असंतोष, जो कि जैसे पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था, किसानों ने विद्रोह किया था। आर नोवेयर मिरर्ड, वो कहीं नहीं, मिरर्ड माने दिखाए गए हैं, बाय हिम, उसके द्वारा। इन सब घटनाओं का उसने वर्णन नहीं किया है, ना कहीं उसने प्लेग दिखाया, ना कहीं उसने फेमाइंस दिखाए, भुखमरी नहीं दिखाई, पीजेंट्स रिवोल्ट का उसने कहीं वर्णन नहीं किया है। दो, हालांकि, ही वॉज लिटिल टच्ड, वो बहुत कम छुआ गया, या उसने बहुत कम छुआ, बाय रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को। ही रेस्पॉन्डेड, उसने प्रतिक्रिया दी, रेडिली यानी तुरंत, टू द इन्फ्लुएंस, प्रभाव के प्रति, ऑफ इटालियन ह्यूमनिज्म, इटली के मानवतावाद के प्रति। इट इज़ थ्रू हिम, ये उसके माध्यम से ही हुआ, दैट के इट्स फ्री सेक्युलर स्पिरिट, इट्स, इसकी, फ्री आज़ाद, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, स्पिरिट भावना, फर्स्ट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, पहली बार प्रदर्शित होती है, इन आर पोइट्री, हमारी कविता में, हमारे काव्य में। अदर पोइट्स ऑफ चौसर सेज, अब आप
अब जान लीजिए दूसरे पोइट्स जो हुए हैं चौसर के युग में, अब हम जरा उनके बारे में जानते हैं। इनमें पहला है जॉन गोअर। जॉन गोअर वॉज चौसर्स चीफ राइवल। जॉन गोअर था चौसर का मुख्य प्रतिद्वंदी इन पोइट्री, काव्य में। द टू पोइट्स, ये दोनों कवि, वर लॉन्ग फ्रेंड्स, लंबे समय तक मित्र रहे। हिज चीफ वर्क्स, उसकी मुख्य रचनाएं आर हैं स्पेक्युलम मेडिटेंटिस रिटन इन फ्रेंच। तो जॉन गोअर ने भी फ्रेंच भाषा में लिखा है, जिसमें कि फ्रेंच भाषा में उसकी रचना है स्पेक्युलम मेडिटेंटिस। वोक्स क्लामेंटिस, ये रिटन इन लैटिन भाषा, इन लैटिन, तो ये लैटिन भाषा में लिखी है। एंड कन्फेशियो अमेंटिस, ये आपको याद भी रखना है, अक्सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। कन्फेशियो अमेंटिस रिटन इन इंग्लिश, ये अंग्रेज़ी भाषा में उसने लिखा है। फिर है दूसरा पोइट विलियम लैंगलैंड। 1330 से 1400 के बीच इसका टाइम है। विलियम लैंगलैंड था इसेंशियली, आवश्यक रूप से, अ पोइट ऑफ द पीपल, जनता का कवि। ही रोट, उसने लिखा, एन एलेगोरिकल पोइम, एक एलेगोरिकल कविता। तो मैंने एलेगोरिकल के बारे में बताया कि एक ऐसी कविता या एक ऐसी रचना जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो दिखता है और एक जो छिपा हुआ होता है। तो उसने एक एलेगोरिकल कविता लिखी नेम्ड, जिसका नाम है द विज़न ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है विलियम लैंगलैंड की, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसे पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी है। इन दिस बुक, इस किताब में, द ऑथर, लेखक, अटैक्स, आक्रमण करता है, द सोशल, सामाजिक, एंड एक्लीसियास्टिकल, यानी कि धार्मिक, एब्यूजेस, बुराइयों पर, ऑफ द डे, उस समय की। ही कंडेम्स, वो आलोचना करता है, द ग्रीड, लालच की, एंड हिपोक्रेसी, और बनावट की, ऑफ द क्लेर्जी, जो पुजारी होते हैं उनकी। ही क्रिटिसाइजेस, वो आलोचना करता है, द हाई ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारियों की, फॉर देयर एवराइस, उनकी, एवराइस होता है लालच, उनकी लालच के लिए, एंड टेरेनी, टेरेनी क्या होती है, उनकी टायरेंट होता है तानाशाह, और टेरेनी तानाशाही, उनकी तानाशाही के लिए। हिज बुक कंप्लीट्स, उसकी जो किताब है वो पूरा करती है चौसर्स पिक्चर, चौसर की तस्वीर को, ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड, 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड की। तो 14वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड था उसकी चौसर ने जो तस्वीर प्रस्तुत की है वो आधी अधूरी है, उसको पूरा करती है विलियम लैंगलैंड की किताब। बाय पुटिंग इन द डार्क शेडोज़, बाय पुटिंग इन यानी सामने रखकर, द डार्क शेडोज़, जो अंधेरी परछाइयाँ हैं, यानी जो निगेटिव साइड है उस युग की, उस समाज की, उसको दिखाता है विलियम लैंगलैंड। उसके बाद है जॉन वाइक्लिफ। ही वॉज द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट, वो पहला प्रोटेस्टेंट था। देखिए जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में है, एक तो रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो वो पहला प्रोटेस्टेंट था, एंड द एडवर्सरी, और विरोधी था, ऑफ द पेपेसी, यानी पोप की जो सुप्रीमेसी है उसको पेपेसी कहा जाता है, तो वो पेपेसी का यानी पोप की सर्वोच्चता का विरोधी था। ही वॉज, वो था, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, यानी रिफॉर्मेशन किया था, सुधारवादी आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलन का वो भोर का तारा था जॉन वाइक्लिफ। ही अटैक्ड, उसने आक्रमण किया, द एक्लीसियास्टिकल, यानी कि धार्मिक हियरार्की होती है, पद सोपान होता है, जैसे एक आदमी फिर उसके ऊपर उससे ऊंचा दूसरा आदमी, फिर उससे ऊंचा तीसरा आदमी, इस तरीके से हियरार्की होती है। जैसे जो हमारे वर्ण सिस्टम में भी है, जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो ये एक हियरार्की होती है। तो इस हियरार्की का, धार्मिक हियरार्की का, पद सोपान का
विरोध किया, उस पर आक्रमण किया उसने। एंड द पेपल सुप्रीमेसी, और पोप की जो सर्वोच्चता है उसका भी विरोध किया। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल, उसने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। एंड पॉपुलराइज्ड, और लोकप्रिय बनाया हिज आइडियाज़, अपने विचारों को, थ्रू पुअर प्रीस्ट, गरीब पुजारियों के माध्यम से। तो ये थे चौसर और उसके कुछ कंटेम्परेरी, जो कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण था। तो 14th सेंचुरी के बारे में, चौसर के युग के बारे में आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। आप चाहें तो और वाइड स्टडी कर सकते हैं। आपके पास कोई अगर बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, लिग्विक जामिया की बुक आती है, बहुत वाइड तरीके से उसमें डिटेल में बताया गया है, या फिर अभी कॉम्पटन रिकेट की बात हुई थी उसमें भी बहुत डिटेल में बताया गया है। आप चाहें तो कोई जैसे हडसन की बुक है, वो बहुत छोटी सी है और अच्छी भी है, तो आप जो आपको पसंद हो, या फिर उस पर मत जाइए, नाम पर मत जाइए। आप जब बुक सेलर के पास किताब ख़रीदने जाएं तो उसे थोड़ा पढ़कर देख लें, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स कम से कम हों और आपको समझ आए, ऐसी कोई बुक आप ले लीजिए और उससे भी आप अध्ययन कर लीजिए। वैसे जो मेन चीज़ें थीं, जो मुख्य चीज़ें थीं इस युग की, चौसर के युग की, आपके जानने के लिए, वो यहाँ मैंने डिस्कस कर दी हैं। और अगले वीडियो में हम 15th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।